इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के कृषि। भारत के कृषि का ये भाग 3 वीडियो है। भाग 3 कहने का अर्थ है कि पहले से जो वीडियो 2 बन चुके हैं वो प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेंगे, ठीक है। और इसमें अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भारत कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और सारा का सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे में कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है, तो वर्षा पर निर्भर होती है, पहला ही क्वेश्चन। चलिए अगले अगले क्वेश्चन में है कि जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में, अक्टूबर में बोई जाती है अप्रैल में काट ली जाती है, वो क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे रबी की फसल। और जो फसल जुलाई में बोई जाती है अक्टूबर में काटी जाती है वो कौन सी कहलाती है, तो खरीफ की फसल। खरीफ और रबी रबी में अंतर बता देंगे हम आगे चल के, क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जो रबी और खरीफ फसल के बीच में तैयार हो जाती है वो कहलाती है कौन सी फसल, तो जायद की फसल कहलाती है, जायद का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खरीफ का फसल कौन सी होती है, तो देखो आ गया ना, खरीफ का फसल जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है, इस तरह से जो जो तैयार होते हैं, जो यानी कि सीधा बात आप जानो कि गर्मी में जो बोई जाती है ना, गर्मी में यानी कि कहने का अर्थ है कि हल्के पानी होता है उस समय में बोई जाती है आपका, और काट ली जाती है कब, तो जाड़े के दिनों में, यानी कि अक्टूबर में करीब काट ली जाती है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न कि रबी की फसल कौन सी है। रबी की फसल में गेहूँ आ गया, चना हो गया, जौ, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू आदि क्या है, आपका रबी फसल है, याद रखेंगे। अगला है हमारा जायद फसल। तो जायद फसल में क्या होता है, खरबूजा होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है, ये सब आदि जो आते हैं वो जायद के खेती में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नकदी फसल कौन सी है। तो नकदी फसल में देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नकदी फसल जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, मूली हो गया, ये सब जो है नकदी फसल में आपका आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि किस क्षेत्र में चावल, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी लोग जो है जानते हैं आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु को कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कृष्ण और गोदावरी के क्षेत्र को भी माना जाता है क्योंकि कृष्ण और गोदावरी क्षेत्र वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे चावल का कटोरा कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है हमारा कि भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला या उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चावल धान की ज़्यादा खेती होती है, इसी कारण से खाद्यान्न का वो सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर कृषि होती है, यानी खेती होती है। अगला है हमारा, देख पा रहे हो आप सभी, भारत सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, तो याद रखेंगे धान उगाई जाती है। धान मतलब क्या, धान से ही चावल होती है ना, चावल उगाई जाती है, सीधा बात है। हरित क्रांति का जनक कौन है, यह माना जाता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि हरित क्रांति हुआ था 1966 67, 1966 67 भी रहता है, कभी कभी देखने को मिलता है, और कभी कभी क्या है आपका 1967 और 68 देता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑप्शन में अगर रहेगा ना, उसको दोनों ऑप्शन में नहीं दे सकता है, या तो 66 67 देगा या फिर 67 68 देगा। तो 67 68 देगा तो उसमें मान के चलेंगे कि 67 68 आंसर होगा, अगर नहीं देता है तो 66 67 आंसर होता है, ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक पूछा था, लेकिन यहाँ पे कौन से साल में हुआ है यह दिया हुआ है, तो मान के चलना। अगला प्रश्न का देखो रिपीट हो गया है, कोई नहीं, ध्यान में रखेंगे कि इस साल में हुआ था, और डॉक्टर एस स्वामीनाथन थे इसका जनक, याद रखेंगे, डॉक्टर एस स्वामीनाथन इसके जनक थे, एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। खाद्यान्न उत्पादन कहने का मतलब चावल, धान, गेहूँ जो भी है, ये इसमें ज़्यादातर जो है आत्मनिर्भरता लाना, यानी कि खेती खुद से करना और उसमें बढ़ावा देने के तौर पे हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1967 68 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही, किस फसल पर, तक गेहूँ और चावल, गेहूं और चावल। ऐसे सिर्फ ऑप्शन में गेहूं भी रहता है तो वो आंसर सही हो जाता है, याद रखेंगे, गेहूं भी अगर रहता है तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत के धान्य भंडार कहा जाता है। धान्य भंडार कौन सा कहा जाता है, तो याद रखेंगे धान भंडार अगर पूछेगा तो वो है पंजाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय है, पहला पे कौन है, तो चीन है, याद रखेंगे। अगला है फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो द्वितीय है, पहला स्थान कौन है, तो चीन है।
काफ़ी हद तक जो चीन है सेकेंड है, फर्स्ट है, और भारत जो है आपका सेकंड स्थान पे है। नीली क्रांति संबंध रखता है, देखो ये क्वेश्चन सब हमने बता रखा है आपको कि जितनी भी कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हुई है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति संबंध है किससे, तो दूध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे, तो बागवानी और शहद से, शहद उत्पादन से, ठीक है ना। अगला है गोल क्रांति, आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है, और कौन सा क्रांति जो है वो संबंधित नहीं है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है कृष्ण कृष्ण क्रांति जो है वो तो संबंधित है। हमको लगता है कि कृषि से संबंधित नहीं है, तो क्योंकि कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है ना, कृषि से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि गुलाबी क्रांति, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि लगा हुआ है, कृषि में लगा हुआ है, तो याद रखेंगे 64.5%। बाकी जो है जितने भी 35 आपके 5% जितने लोग हैं वो जो हैं बिजनेस या फिर कह सकते हैं सरकारी किसी नौकरी में लगे हुए हैं, बाकी लोग जो हैं कृषि में लगे हुए हैं। कितना, तो लगभग 65%, यानी 64.5, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि नीलगिरी के पहाड़ी है, नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में कौन सा फसल उगाई जाती है, तो याद रखेंगे वही कॉफ़ी। वहाँ पे एक कुर्ग करके जगह है जहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादातर उगाई जाती है, ठीक है ना, कर्नाटका में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है आपका, देख रहे हैं कि राष्ट्रीय रसदार फल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखेंगे नागपुर। रसदार फल कहने का मतलब कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब का जो रसदार फल होते हैं अनुसंधान वो कहाँ पे, ऐसे भी नागपुर में ज़्यादा संतरा पाया जाता है, याद रखेंगे। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो नासिक अंगूर की खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। संतरे की खेती के लिए तो नागपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मूंगफली भारत में किस राज्य में उगाई जाती है सबसे अधिक, बताना है, तो गुजरात में, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो याद रखेंगे चावल जो होता है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, VI क्वेश्चन करके चलेंगे 31 नंबर, तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। किस फसल की कटाई और बुआई सबसे अधिक समय लगता है, बताना है, तो याद रखेंगे गन्ना का खेती जो होता है ना बहुत दिनों तक होता है, मतलब कि एक बार बोए तो उसकी पूरे साल लग जाते हैं गन्ना की खेती में। गन्ना की खेती जो है काफ़ी टफ होती है, अधिक समय के लिए होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1986 में, 1986, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का उर्वरक उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा है, उर्वरक स्थान कौन सा है, तीसरा। वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पादक जो कृषि संघ क्षेत्र है तो क्या उसका योगदान कितना है, तो याद रखेंगे 13.67% है। मूंगफली के दाने का औसतन जो प्रतिशत होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कितना प्रतिशत होता है, 70% होता है, ठीक है, 70% यानी 70% होता है मूंगफली में दाने का प्रतिशत होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बाकी जो उसका छिलका होता है ना वही होता है उसमें। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, शुष्क भूमि खेती, तो हैदराबाद, याद रखिएगा हैदराबाद, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है, तो मक्का का खेती जो है खरीफ के मौसम में की जाती है। खरीफ यानी कि धान बाजरा ज्वार ये सब के समय में मक्का का भी खेती होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है आपका कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, पहले स्थान पे है दूध उत्पादन में भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, तो दार्जिलिंग में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक
है किंतु जमाव नहीं। ठीक है, जमाव नहीं यानी कि ढलाव पर खेती होती है। तो चाय की सिंपल बात है, जहाँ पर पानी न लगे वो ढलाव पे होती है और लेटराइट मिट्टी में होती है। ठीक है ना। अगला है प्रश्न आपका कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। केरल में सबसे अधिक काजू उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती है। रेशे वाली फसलें कपास, जूट और सन होती है। ठीक है ना, सन आदि होती है। ये रेशम वाला या रेशे वाले फसलें होती हैं। ठीक है ना, कपास, जूट और सन आदि। भारत में लंबे रेशे कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है। तो याद रखेंगे, लंबे लंबे रेशे जो होते हैं ना, अमेरिका से आयात किया जाता है। मतलब कि उधर से भेजा जाता है, यहाँ पे मंगाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो आगे है तो बता दीजिए कौन सा है। राजस्थान। दलहन सबसे अधिक उत्पादन वही होता है राजस्थान में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल, जहाँ पे चावल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, याद रखेंगे, 3rd पोजीशन पे है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जूट उत्पादन में भारत पहला स्थान पे पश्चिम बंगाल भारत के राज्य हैं। भारत के सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सोया प्रदेश, इसीलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, दूध और नारियल उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खदान में किसकी उत्पादकता में कमी आई है। तो बताइएगा। तो दलहन और मोटे अनाज में। ठीक है ना, मोटे अनाज आप लोग समझ ही रहे हैं। अगला प्रश्न देखो कि शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल जो है वो मूंगफली है। यानी कि सूखी हुई जो भी है शुष्क भूमि में सबसे अच्छी फसल जो होती है मूंगफली की होती है। झूम क्या है। झूम एक कृषि का तरीका है, कृषि करने का या खेती करने का एक तरीका है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झूम की खेती नागालैंड तरफ होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है आपका, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के तट पर होती है। तो हुगली नदी। हुगली नदी कहने का मतलब पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुगली नदी है, और पश्चिम बंगाल वही गंगा जा कर के वहाँ पे हुगली नदी के नाम से जाने जाते हैं। केसर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर मात्र एक राज्य है जहाँ पे केसर उत्पादन होता है। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। कौन सा है। महाराष्ट्र, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का संस्तुति की है। तो बताना है। तो किस समिति ने राज्य समिति ने भारत की कृषि पर यानी कृषि के जोतों पर कर लगाने का संस्तुति पेश की है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है राज्य समिति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती जो होती है, बताना है। खेती कितनी प्रतिशत होती है। देखो ये वाला क्वेश्चन और एक 64.5% वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। वो है कि कितने प्रतिशत लोग खेती करते हैं, तो 64.5%। ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कितने, मतलब वहाँ के क्षेत्रफल पर, ज़मीन पर यानी खेतों पर कितने प्रतिशत टोटल जो है स्थल पर खेती होती है भारत के। तो 51% पर खेती होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है। तो कितने प्रतिशत। तो चारागाह मात्र 4% के भाग पर हैं। ठीक है ना। वन से भरी हुई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो 21% वन से भरा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत कितना है। तो 21% तो वो था वन से, और बंजर भूमि पूछेगा तो 24% होगा। ठीक है। सभी को मिला लीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये पूरा जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का कह रहे हैं, भारत का है। ठीक है ना, पूरा पृथ्वी का नहीं है। अगला प्रश्न है कि नकदी फसल
किसे कहते हैं? नकदी फसल वह होता है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है। जैसे में है कि कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, जूट है। ये सब जो है कपास, गन्ना, तंबाकू और जूट, ये मैंने पहले भी बताया था। नकदी फसल जो है चावल नकदी फसल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कपास, गन्ना, तंबाकू और जूट जो है नकदी फसल है। वही नकदी एक ही बात है। रबी की फसल किसे कहते हैं? तो देख लो, रबी की फसल यह होता है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में मार्च में काट ली जाती है। याद रखेंगे, जिससे कि गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई, ये पहले भी मैंने डिस्कस कराया था। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं खरीफ की फसल। जैसे धान, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, तिल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब इत्यादि क्या है? खरीफ की फसल है। जायद की फसल देख लो, एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो वह फसल जो मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। तब बिल्कुल ये बीच में फसल होता है, ठीक है ना। जैसे राई है, उड़द है, मूंग है, तरबूज है और तरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, इस तरह से इत्यादि क्या है? जायद के फसल है। अगला प्रश्न है आपका, देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी प्रतिशत भाग में गेहूं की खेती की जाती है? सिर्फ गेहूं की खेती कह रहा है। गेहूं की खेती कितनी प्रतिशत की जाती है? ऐसे में तो 51% टोटल खेती की जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि गेहूं की खेती। तो गेहूं की खेती जस्ट इसका अपोजिट है, 51 की जगह पे 15 प्रतिशत हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव जो है किस फसल पे पड़ा? तो चावल और गेहूं पे पड़ा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 67-68 में हुई थी, 1967-68 में। अगला है तिलहन प्रौद्योगिकी। इधर के क्वेश्चन कुछ कुछ जो हैं आप लोग को मिलते जुलते दिख रहे होंगे, कोई नहीं, चलिए आगे मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986। तो 2 बार रिपीट हो गया। भारत यूरिया के मामले में कितना प्रतिशत जो है आत्मनिर्भर है? तो यूरिया के मामले में 100% जो है आत्मनिर्भर है भारत, ठीक है। कहीं से भी आयात नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निर्यात हो सकता है, आयात नहीं होता, कहीं से भी नहीं मंगाता है यूरिया। अब आगे बात करते हैं कि किस उर्वरक भारत पूरी तरह से आयात करता है? पूरी तरह से पोटेशियम। याद रखिएगा, यूरिया में 100% आत्मनिर्भर है, लेकिन आयात किसका करता है? तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम का। केसर एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो कर्नाटक में रेशम सबसे अधिक पैदा होता है, जहाँ पर कॉफ़ी की खेती अधिकांशतः होती है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है? कौन सा राज्य अव्वल है? तो केरल विश्व में चौथा स्थान है। याद रखेंगे, भारत जो विश्व में रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान है, लेकिन केरल जो है भारत के राज्य में अव्वल है, ठीक है। नासिक किसकी खेती के लिए जानी जाती है? तो नासिक अंगूर के लिए, मैंने पहले ही बात किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो प्रसिद्ध जगह है उसका नाम है कुर्ग। कुर्ग मैंने बताया था, नीलगिरी पहाड़ियों पर उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रसदार फल जो है वो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देखो फिर से आ गया, नागपुर। और सबसे अधिक तंबाकू तो याद रखिएगा, तंबाकू केंद्र राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, याद है ना। चलिए अगला है हमारा, विश्व में किसके उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है? तो ध्यान रखिएगा, आम में, चीकू में, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सब मसाले ज़्यादा अधिकांशतः है। आम जो है, आम में भी फर्स्ट स्थान पे है, पहला स्थान पे है भारत। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो सब्जियों और फलों में स्थान पहला पे चीन है और दूसरा पे, तो पहले भी डिस्कस किया था मैंने। अंतिम क्वेश्चन है आज का कि विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद में कौन सा देश है? तो भारत है, यानी दूसरे स्थान पे चावल उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। मिलते हैं अगले वीडियो में।